ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए जो सब्जेक्ट में हम एलिमेंट पढ़ने वाले हैं हमें क्या पता होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। और कल की क्लास में ये मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। जो हमारे पास यहाँ पे बॉडी है वो फ्लूइड बॉडी है। उस फ्लूइड बॉडी की हम क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इसके अंदर जो मेरे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी निकल के आती है दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बोल लो, या इसी को क्या बोल सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो मास डेंसिटी। मास डेंसिटी। अब ये होती क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लूइड की डेंसिटी या किसी भी सब्सटेंस की, हम लोग जो सब्सटेंस स्टडी कर रहे हैं वो फ्लूइड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होती है, जरा कोई बताएगा मेरे को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड? मैं आपसे एक्सप्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ कि मास अपॉन वॉल्यूम, मैं इसका मतलब पूछ रहा हूँ कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। बेटा देखो, सुनो ध्यान से। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या सिग्निफाई करती है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी ये सिग्निफाई करती है कि कितना हैवी है वो पार्टिकल, वो सब्सटेंस कितना हैवी है। तो हैवीनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन करी वो क्या है, डेंसिटी है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, मेरे पास अभी फॉर्मूला तो लिख ही लेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूले से क्या मतलब है अपने को, देखो समझो। मेरे पास एक दो बीकर है, इन दोनों बीकर का जो वॉल्यूम है, इन दोनों बीकर का जो वॉल्यूम है बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक बीकर के अंदर आपने वाटर को फिल किया, एक बीकर के अंदर आपने एयर को फिल किया। सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल किया आपने और सेम वॉल्यूम ऑफ एयर फिल किया। जरा मुझे बताओ, वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? 1000 kg/m³ होती है। ये बताऊंगा अभी, इसके यूनिट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझाने के लिए कि डेंसिटी एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करती है। एयर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, जरा बताओ। एयर की डेंसिटी कितना लेते हो आप लोग, अप्रोक्सीमेटली? 1.2 से 1.4 ये चल रही होती है। मेरा लिखा हुआ नहीं दिख रहा है आपको? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? अच्छा, अभी दिख रहा है स्क्रीन आपको? अभी स्क्रीन में सबको विजिबल है? ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ दो बीकर बनाए हैं। ठीक है, उन दो बीकर की जो वॉल्यूम है सेम है। आपने एक बीकर के अंदर वाटर फिल किया, दूसरे दूसरे बीकर के अंदर हमने एयर लिया। आपने सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया और सेम वॉल्यूम ऑफ एयर लिया। ठीक, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितनी होती है, 1000 kg/m³, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो कितनी चल रही होती है, 1.2 से लेके 1.4 kg/m³। मुझे एक बात बताओ, पहले वाले बीकर के अंदर पहले वाले बीकर के अंदर मास कितना होगा पानी का? लेट अस सपोज इस बीकर की वॉल्यूम भी 1 m³ है, और इस वाले बीकर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है इसकी वॉल्यूम भी 1 m³ है। पहले वाले बीकर के अंदर कितना मास होगा पानी का, कितना मास होगा? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बीकर और लेते हैं। इस बीकर की इस बीकर के अंदर भी, सुनो ध्यान से, आपने इस बीकर के अंदर भी जो वॉल्यूम ऑफ मरकरी लिया, मरकरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Hg से, ये भी आपने इसकी वॉल्यूम भी 1 m³ ली। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? इसकी डेंसिटी होती है 1360 kg/m³। जरा कमेंट करना मास, यहाँ पे कितना मास आएगा, यहाँ पे आएगा 100 किलो। यहाँ पे कितना मास आएगा एयर का, यहाँ पे आएगा 1.2 किलो। यहाँ पे मरकरी का कितना मास आएगा, यहाँ पे मरकरी का जो मास आएगा 3600 किलो। अगर मैं आपसे बोल दूं किसी एक बच्चे से कि ये वाला बीकर एयर का उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रख दो, रख पाओगे इजीली? है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एयर का जो बीकर है, ये एक प्लेस से शिफ्ट करके दूसरे प्लेस से शिफ्ट रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी? क्या सेम काम तुम पानी और मरकरी के साथ आराम से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो जो डेंसिटी है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, डेंसिटी आपके फ्लूइड की हैवीनेस को रिप्रेजेंट करती है। अब पिक्चर पिक्चर में ये निकल के आई कि ये हैवीनेस आई कैसे। ये हैवीनेस इसलिए आई क्योंकि, सुनो ध्यान से, क्योंकि पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, वो कम है।
एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू क्या, एयर मॉलिक्यूल्स। और वहीं अगर मैं मरकरी की बात करूं, अगर मैं मरकरी की बात करूं, तो मरकरी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है वो पानी से भी कम है। देखो ना, एक बात समझो, जितना कम मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होगा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना बात, जितना कम मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम होगा, क्या गिवन वॉल्यूम में उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे? मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना ज्यादा कम मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होगा, क्या गिवन वॉल्यूम में उतनी ज्यादा, देखो ना, सुनो बात ध्यान से, मान लो आपने वॉल्यूम फिक्स किया, देखो देखो आपने यहाँ पे तीनों के लिए वॉल्यूम फिक्स किया, ठीक है, इसके लिए भी वॉल्यूम फिक्स किया आपने, इसके लिए भी, इसके लिए भी। वॉल्यूम है मेरे पास में 1 मीटर क्यूब, यहाँ पे भी 1 मीटर क्यूब, और यहाँ भी क्या, यहाँ भी 1 मीटर क्यूब, ठीक है। लेट अस सपोज पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेट अस सपोज ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लो 10 है, ठीक। एयर के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है 2, ठीक। और जो मरकरी है, मरकरी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कितना, 5। जरा मुझे कमेंट करके बताना कि दोनों में से, सॉरी तीनों केस में से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कौन से वाले केस में आएंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो थर्ड के अंदर आएंगे। तो अब मैं बोल सकता हूं जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा फ्लूइड हैवी, सॉरी, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना कम उनके बीच में स्पेस। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक गिवन वॉल्यूम में ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक फिक्स वॉल्यूम में, एक गिवन वॉल्यूम में ज्यादा है, तो मेरा फ्लूइड क्या हो जाएगा, मेरा फ्लूइड हैवी हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? डेंसिटी आपके फ्लूइड की हैवीनेस को रिप्रेजेंट करती है। और वो हैवीनेस कब आती है? वो हैवीनेस तब आती है जब इंटर मोलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या हो, कम हो। सबको क्लियर है बात? अब तो बस कुछ नहीं करना, अब आपको जो एक्सप्रेशन रटाया जाता है वो लिख सकते हो। डेंसिटी क्या होती है? इसको 20 कर लो, 20 कर लो, 20 कर लो, ठीक है। वो गलती से हो गया, उसको 20 कर लो। ऑब्वियसली बात है ना, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा ना, ठीक है। देखो, अगर मैं अब डेंसिटी की डेफिनेशन लिखूं आपके सामने, जो बुक्स में दे रखी होती है, क्या होती है डेंसिटी? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ mass of the substance to the volume of the substance, to the volume of that substance। अब वो सब्सटेंस चाहे फ्लूइड हो चाहे वो सॉलिड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिक डेफिनेशन है। और डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम लोग डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रो से, रो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास को आप लोग किस में रिप्रेजेंट करते हो? मास को हम लोग ग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम लोग किस में करते हैं, केजी में भी करते हैं। वॉल्यूम को हम लोग किस में करते हैं? वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में भी करते हैं, और वॉल्यूम को हम लोग किस में करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी करते हैं। अगर मैं मीटर क्यूब, अब सॉरी, अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब वाला सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब वाला सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, एमकेएस। और इस वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं? अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इस वाले सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, सीजीएस सिस्टम। जरा एमकेएस की फुल फॉर्म बताना क्या होती है? एमकेएस की फुल फॉर्म क्या होती है? मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या रिप्रेजेंट करता है एमकेएस? एमकेएस क्या रिप्रेजेंट करता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। और जो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस, इसका क्या नाम होता है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब मुझे जो मेन बात आपको ये बतानी है, ध्यान से सुनो बात, जरा ये बताना कि एमके सिस्टम ज्यादा अच्छा है या सीजीएस सिस्टम ज्यादा अच्छा है? कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छा है?
MKS सिस्टम ज्यादा अच्छा है या CGS सिस्टम ज्यादा अच्छा है? कमेंट करके बताओ। CGS। बस यही उम्मीद थी, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। दोनों सिस्टम इंपॉर्टेंट है। आप लोग सुनो ध्यान से, आप लोग अभी प्रेजेंट में दोनों सिस्टम एक साथ पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों सिस्टम एक ही टाइम पे इन्वेंट हुए हो सकता है कि पहले MK सिस्टम आया हो और फिर बाद में क्या आया हो, CGS सिस्टम आया हो, या फिर वर्ल्ड के किसी पोर्शन में कुछ लोगों ने MK सिस्टम को क्या किया हो, इन्वेंट किया हो, और दूसरे पार्ट में CGS सिस्टम को इन्वेंट किया हो। पहले इतना कम्युनिकेशन नहीं था, तो जब लोग आपस में मिले होंगे, कुछ लोग CGS सिस्टम फॉलो करते होंगे और कुछ लोग क्या फॉलो करते होंगे, MKS। आई बात समझ में? जब उन्होंने कंबाइन किया तो हमने एक स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? SI सिस्टम बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो कोई सिस्टम गलत नहीं है, MKS भी ठीक है, CGS भी ठीक है, लेकिन क्योंकि अब क्या हुआ, जब वो लोग आपस में मिले, अलग अलग सिस्टम क्या हुए आपस में, कोइंसाइड हुए, तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया। SI सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो इसको वापिस आओ, देखो ध्यान से। तो डेंसिटी को लिखना है मुझे। अब ध्यान से बात सुनो। अब ये बात अभी हम, अब जो हमारा चैप्टर आएगा डायमेंशन एनालिसिस, वहां पे देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये बात हम 11th 12th में पढ़ते हैं, या फिर तो बेसिक सी बात है, जो किलोग्राम है उसको हम किस डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं, जो मास होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किस में, एम में। एम, अरे न्यूटन में नहीं, एम में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और जो हमारा मीटर है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर हो गया, बेसिकली लेंथ बोल लो, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, कैसे रिप्रेजेंट करते हो इसको, आप एल से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। तो अगर मैं, ये बेसिकली कौन से, ये डायमेंशंस होती हैं हमारे पास। ये जो एम है ये किलोग्राम की डायमेंशन है, ये जो एल है ये मीटर की या मीटर क्यूब की या सेंटीमीटर क्यूब की या सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या है, डायमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मीटर क्यूब की डायमेंशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एल क्यूब लिखूंगा। अगर मुझे मीटर स्क्वायर की डायमेंशन लिखनी है, मैं क्या लिखूंगा, मैं एल स्क्वायर लिखूंगा। इस तरीके से फंडामेंटल डायमेंशंस बोलते हैं ना इसको। और फंडामेंटल क्यों बोलते हैं इसको, चलो तुमने पूछ ही लिया है तो मुझे बताओ, इनको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, वाई दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल, वाई दिस किलोग्राम जिसको आपने एम के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, दिस मीटर, दिस सेंटीमीटर जिसको आपने एल के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, इसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप इनको मेजर कर सकते हो, क्योंकि ये डिवाइस से मेजर होती हैं। जो चीजें कैलकुलेट होती हैं, जैसे स्ट्रेस है, जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस आप कैलकुलेट करते हो, वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल स्ट्रेन है, स्ट्रेन आप मेजर करते हो, कैसी क्वांटिटी है, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैंने चीज बताई थी आपको। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना हो, मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेंसिटी इक्वल्स टू, केजी के लिए मैंने क्या यूज किया, केजी के लिए मैंने एम यूज किया, नीचे क्या था मेरे पास में, नीचे मीटर क्यूब था, तो क्या निकल के आएगा, एल क्यूब। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एम, एल को अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या बनेगी, माइनस बनेगी। तो ये आपके डेंसिटी के क्या निकल के आएंगे, ये डेंसिटी के डायमेंशन निकल के आएंगे आपके। तो ये तो हमने बात करी किसकी, फॉर्मूले की। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को इस वाले पार्ट में? आसान है बिल्कुल, इजी है। आपको मेरी वॉइस आ रही है, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे? ठीक, देखो। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, इन एम के सिस्टम इट इज, या डेंसिटी या फिर रो लिख लो, रो इज एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड इन केजी पर मीटर क्यूब। इन CGS system, rho is expressed in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर। ये तो बेसिक सी बात है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो डेंसिटी है, जो एक्चुअल में डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस की, वो रिप्रेजेंट क्या करती है, वो उसकी हैवीनेस को रिप्रेजेंट करती है। सो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ये इसकी सिग्निफिकेंस है, ये डेफिनेशन है इसकी, ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, रेशो लिखी हुई है। सो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स, अभी ये पिक्चर, या आपसे जब विस्कोसिटी आएगी ना तो पूछूंगा आपसे ये चीज, रिप्रेजेंट्स द हैवीनेस ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑफ दैट सब्सटेंस।
और हैवीनेस किस पे डिपेंड करती है? हैवीनेस डिपेंड्स ऑन, बताओ मेरे को किस पे डिपेंड करती है हैवीनेस? डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। क्लियर? नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। अगर इतनी बात समझ में आती है तो मुझे पता है कि फ्लूइड मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक लिक्विड एक गैस। जनरली कौन से वाले फ्लूइड्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, लिक्विड की गैस की? लिक्विड की। और उसका रीजन आपके पास में है, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू गैसेस। तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, उनकी डेंसिटी भी गैस के कंपेरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है बात? चलो आगे, सबने नोट किया? तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, डेंसिटी। अब एक बात समझो ध्यान से, ये आपने नोट किया पहले, ये बताओ मेरे को। ठीक है, देखो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, मेरे पास तीन चीज हैं। ये तीनों की तीनों डेंसिटी है पानी की। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोल दूं कि पानी की डेंसिटी फिलहाल 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, क्या इस बात का कोई सिग्निफिकेंस हुआ? या फिर अगर मैं इसी बात को रिप्रेजेंट करने के बाद ये जो पानी की डेंसिटी है ये किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे है, अगर वो आपको साथ साथ बताऊं, तो क्या लगता है कि सिग्निफिकेंस कुछ ज्यादा निकल के आएगा? अगर मैं वैल्यू ऑफ डेंसिटी के साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि ये डेंसिटी किस टेम्परेचर या किस प्रेशर पे है, तो क्या उस प्रॉपर्टी का, उस क्वांटिटी का क्या सिग्निफिकेंस कुछ ज्यादा निकल के आएगा? वो इसलिए करना पड़ा, वो मुझे इसलिए करना पड़ा, क्यों? क्योंकि जो ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है डेंसिटी, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और ये किस पे डिपेंड करती है, ये प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है, मुझे अफेक्ट देखना है, मुझे इफेक्ट देखना है डेंसिटी का, किसके किसके कारण, टेम्परेचर के कारण भी और प्रेशर के कारण भी। देखो जरा, बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, सॉरी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। अभी मैं आपको जो डिफरेंस बताऊंगा, पहले मैं फ्लूइड्स को एक साथ लेके चलूंगा, मतलब लिक्विड और गैस के केस में मैं टेम्परेचर का इफेक्ट आपको एक साथ बताऊंगा, फिर इसको क्लासीफाई कर दूंगा अलग अलग तरीके से। मुझे एक बात बताओ, अभी आप लोगों ने देखा कि जो डेंसिटी है वो किसके कारण होती है? वो होती है आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें स्पेस के कारण। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी फ्लूइड के हो सकते हैं, अब वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए, ये इनके बीच में क्या है, ये इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। चलो, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी सब्सटेंस का जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो क्या उनके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाती है? अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो क्या उनके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी? और अगर एनर्जी मिलेगी तो वो आपस में दूर दूर जाएंगे या पास पास आएंगे? इसको समझने का बहुत प्रैक्टिकल तरीका, आप मान लो 50 लोग हो, आपको 50 लोग को एक कमरे में बंद कर दिया, उस कमरे का अगर टेम्परेचर मैं इंक्रीज करूं या फिर उस कमरे में अगर सर्दी से गर्मी हो जाए, तो एक दूसरे से जाके चिपकोगे या दूर दूर जाओगे? दूर दूर भागोगे एक दूसरे से। सेम कहानी किसके साथ होती है, सेम कहानी जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ होती है। अब जरा बताओ, जब तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पास पास, सॉरी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर गए। जरा कमेंट करना वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम क्या करेगी? भाई ध्यान से बात सुनो, देखो, अगर मैं आपको इसको टेक्निकल समझाऊं, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू क्या,
इंटू वॉल्यूम, ये लिख सकता हूं मैं, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर है ये? मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो ध्यान से, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मेरे मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगा? मेरे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी। अगर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, वो क्या करेंगे? एक दूसरे दूर दूर जाएंगे। अगर वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। चलो इतना तो समझ में आता है। मुझे एक बात बताओ, क्या मास के ऊपर क्या मास के ऊपर टेम्परेचर या प्रेशर या किसी भी चीज का फर्क पड़ता है? नहीं। तो मास तो क्या है? मास तो कांस्टेंट है। मास तो मेरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कांस्टेंट इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और इस वाली टर्म को कांस्टेंट रहना है, क्योंकि ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है? ये मास को रिप्रेजेंट करती है। जरा कमेंट करना, डेंसिटी को क्या होना पड़ेगा? डेंसिटी को डिक्रीज होना पड़ेगा। और वो चीज यहां से भी समझ सकते हो, जैसे ही इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज हुआ, इनकी हैवीनेस क्या हो जाएगी? इनकी हैवीनेस कम हो जाएगी। और अगर इनकी हैवीनेस कम हुई तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बात? चलो बढ़िया बात है। लिख देता हूं मैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature, intermolecular distance between the particles increases. Hence lesser number of molecules, hence lesser number of molecules will now be present, will now be present in the same volume, in the same volume. That results in decrease in the density. मुझे बताओ, इतनी सी बात में कोई दिक्कत किसी को? अभी हम लोगों ने किस पे कमेंट किया है? हमने अभी फ्लूइड को बाइफरकेट नहीं किया, लिक्विड और गैस को एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है बात? देखो, ये तो हमने बात करी टेम्परेचर की। जरा मुझे बात बताओ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड दो। ठीक है, देखो ध्यान से, ये तो हमने बात करी टेम्परेचर की। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी चीज पे प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, तो कमेंट करना उसके जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीज करता है तो कमेंट करना हैवीनेस क्या होगी पार्टिकल की? इंक्रीज करेगी। अगर हैवीनेस इंक्रीज कर रही है तो डेंसिटी क्या करेगी? डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अब इसको यहां से देख सकते हो, यहां से देख सकते हो। अगर तुम देखो, मास इक्वल्स टू क्या? वापस से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर तुम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो रहा है। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो रहा है तो कमेंट करना वॉल्यूम पे क्या होगा? वॉल्यूम वॉल्यूम कम होगा। तुम्हें तो इस क्वांटिटी को क्या बनाना है? कांस्टेंट बनाना है। अगर किसी चीज का वॉल्यूम कम हो रहा है, उसका मास कांस्टेंट है, तो डेंसिटी को ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हो और इसको फंडामेंटल तरीके से भी देख सकते हो। सबको क्लियर है बात? देखो ध्यान से, मेरे पास एक पेपर है। पेपर है, ये पेपर कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस के अंदर। अगर मैं इस पे प्रेशर लगाऊं एक्सटर्नल तरीके से, तो क्या हुआ? इसकी वॉल्यूम को क्या करेगी? इसकी वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? इसकी डेंसिटी, देखो पहले ध्यान से सुनो, इसका मास अभी भी कांस्टेंट है। देखो, इस पेपर का मास अभी भी कांस्टेंट है। पहले ये इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, पहले ये इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने इस पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया।
इसका मास तो अभी भी कांस्टेंट है, बट इसकी वॉल्यूम क्या कर गई प्रेशर अप्लाई करने पे? इसकी वॉल्यूम क्या कर गई? वॉल्यूम इसकी डिक्रीज कर गई। तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। तुम इसको समझ सकते हो कैसे? देखो ना, अब सेम मास को ऑक्यूपाई क्या कम वॉल्यूम ने कर रखा है क्या? या मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि सेम मास कम वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है, और जब भी सेम मास कम वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड होगा तो क्या होगा? डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात? क्लियर है? तो ये बस मेंशन करना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, with increase in pressure, with increase in pressure, a large number of molecules, a large number of molecules can be forced, can be forced into a given volume that results in higher higher density, that results in higher density। तो मैं यहाँ पे आपको नोट के फॉर्म में लिख रहा हूँ इसी के ऊपर। अगर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फिर डेंसिटी क्या होगी? तो फिर डेंसिटी बताओ, कमेंट करो फटाफट से। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसको ध्यान रखना। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो डेंसिटी क्या होगी? प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्लियर सबको बात? क्लियर है? चलो नोट करो इसको फटाफट से। नोटेड? चलो आगे। ठीक है, अभी तक तो हम अभी तक तो हम कंबाइंड इफेक्ट देख रहे थे लिक्विड्स पे भी और गैसेस पे भी। अब आपको देता हूँ प्रैक्टिकल जानकारी। देखो फॉर एग्जांपल, सुनो बात। अगर मान लो प्रेशर की वैल्यू, मुझे बताओ क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई? अगर मैं किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे उसके साथ में टेम्परेचर और प्रेशर क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर से डेंसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सबको बात समझ में आई? क्योंकि देखो ना, जो डेंसिटी है वो प्रेशर पे भी डिपेंड कर रही है, और जो डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है। तो अगर आप डेंसिटी को रिपोर्ट करोगे तो उसके साथ आपको उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर भी रिपोर्ट करना है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ। अगर प्रेशर की वैल्यू, अभी डिस्कस करेंगे प्रेशर क्या होता है। अगर प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, अगर प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक है, और अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो पानी की जो डेंसिटी निकल के आती है, ये निकल के आती है कितनी? ये निकल के आती है 998 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बात। मैंने टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को तो मैंने रखा कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, और प्रेशर इंक्रीज करने के बाद कितना ले गया मैं? 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लॉजिक लगा के बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, डेंसिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? डेंसिटी करेगी इंक्रीज। ये निकल के आई 103 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब जरा एक प्रैक्टिकल रिजल्ट देखो। जरा मुझे बताना, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन 100। कितनी है फाइनल वैल्यू? फाइनल वैल्यू है 100 माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में 100। कितना निकल गया जरा बताना। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना निकल के आएगा? मान लो मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो 99%। तो आपने प्रेशर कितने से चेंज किया? आपने प्रेशर कितने परसेंट से चेंज किया जरा बताना मेरे को? 99% से। अगर मैं डेंसिटी के अंदर चेंज देखूं तो परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी,
कितना होगा? फाइनल वैल्यू कितनी है? फाइनल वैल्यू है 103 माइनस 998 अपॉन में 998 कितना आएगा? जरा इसको मल्टीप्लाई करो 100 से और मुझे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है? ये निकल के आएगी 0.5%। 0.5%। जरा आप एक चीज देखो, आपने प्रेशर के अंदर कितना इंक्रीज किया? आपने प्रेशर के अंदर 99% इंक्रीज किया। आपको डेंसिटी के अंदर कितना इंक्रीज मिल रहा है? आपको डेंसिटी के अंदर कितना इंक्रीज मिल रहा है? 0.5। क्या बिल्कुल नेग्लिजिबल है? क्या बिल्कुल नेग्लिजिबल है? हाँ या ना? ये कहानी किसके केस में कर रहे हैं हम लोग? ये कहानी कर रहे हैं लिक्विड के केस में। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ये डेटा मैंने खुद से नहीं बनाया, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। चेक कर सकते हो इसको आप नेट पे, गूगल पे। ठीक है, जरा मुझे बताओ, अब ध्यान से बात सुनना। मास इक्वल्स टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है बात, देखो मास तो क्या होता है? मास तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। आपने प्रेशर इतना इंक्रीज किया 99% से, उसके कंपैरिजन में जो डेंसिटी में आपको इंक्रीज मिला 0.5, बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट कांस्टेंट? है ना? बोल सकता हूँ इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो अगर मास कांस्टेंट है, आपकी डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, आपकी डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो कमेंट करना वॉल्यूम पे क्या रहेगा? वॉल्यूम क्या निकल के आएगी? वॉल्यूम कांस्टेंट निकल के आएगी। आपने प्रेशर अप्लाई किया, ध्यान से सुनो बात, ये मेरा पेपर था। देखो 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 देखो, ये मेरा पेपर था, मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज निकल के नहीं आ रहा। तो ये पेपर कैसा हुआ? ये पेपर कैसा हुआ? ये कंप्रेस ही नहीं हो रहा, प्रेशर लगाने पे कंप्रेस ही नहीं हो रहा है, इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज, ये इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। तो प्रैक्टिकल जानकारी ये मिली, जो हमारे लिक्विड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, इनकंप्रेसिबल। इसको समझने का एक और तरीका, हमने अभी जानकारी इकट्ठा करने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। अपन इस बार क्या करते हैं? इस बार हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं और टेम्परेचर को चेंज करते हैं, फिर रिजल्ट्स देखते हैं। देखो ध्यान से, मान लो, अभी नोट करने का टाइम दूंगा, पहले समझ लो। इस बार जो प्रेशर है, इस बार जो प्रेशर है, ये अभी भी आपने कितना रखा हुआ है? ये आपने रखा हुआ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर जो आपने रखा, वो रखा कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। कितनी डेंसिटी है पानी की? ऊपर लिखी हुई है 998 kg पर मीटर क्यूब। इस बार आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर आपने कितना इंक्रीज कर दिया? लेट्स सपोज टेम्परेचर लेके आप 75 डिग्री सेल्सियस। तो पानी की डेंसिटी कमेंट करके बताओ, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? पहले तो मुझे ये बताओ। सब लोग बताओगे, आप लोग जो लोग भी क्लास देख रहे हैं लाइव, सब लोग बताओगे, ताकि इंटरेक्शन बढ़े क्लास में। चुपचाप नहीं बैठना है क्लास में, वरना आपको कभी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ 2 लोग कमेंट किए जा रहे हैं, सबको कमेंट करना है। कमेंट करोगे तभी तो आप अपने अंदर को एक्सप्रेस कर पाओगे, तभी तो कॉन्फिडेंस ला पाओगे कि हाँ कुछ सीख रहे हो। डिक्रीज करेगी, तो ये वैल्यू निकल के आती है 975 kg मीटर क्यूब। वापिस से देखो, जरा परसेंटेज चेंज निकालो प्रेशर का। सॉरी, इस बार किसमें चेंज किया हम लोगों ने? टेम्परेचर में चेंज किया। तो परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर कितना निकल के आएगा? 75 माइनस 20 अपॉन में 20। जरा बताना कितना आ रहा है वैल्यू इंटू 100? कितना आ रहा है? 55 डिवाइड बाय 20। 2.75 परसेंटेज में बताओ आकाश। 275%, 275%। और अगर मैं चेंज निकालूं किसके अंदर? डेंसिटी के अंदर। इन डेंसिटी कितना निकल के आएगा? 998 माइनस 975 डिवाइड बाय 998 इंटू 100। क्या निकल के आया चेंज? इसको थोड़ा चेंज कर लेना, क्योंकि हमने क्या करते हैं, हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, सर आप तो गलत बता दिए। तो 975 माइनस 998 अपॉन में क्या? 998 इंटू 100। कितना निकल के आएगा परसेंटेज चेंज? -2.3%। 275% चेंज के सामने
इसको माइनस को हटाओ अभी, क्योंकि हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो साइन हटाया 2.3, क्या इसको वापस से नेग्लिजिबल मान सकता हूँ परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी को? भाई तुमने टेम्परेचर को 275% से इंक्रीज किया है, छोटी मोटी अमाउंट नहीं है ये। तुम्हें डेंसिटी के अंदर कितना चेंज मिला, सिर्फ 2.3%, तो वापस से क्या मान सकता हूँ, इसको कांस्टेंट मान सकता हूँ। तो अब वापस अपनी इक्वेशन पे आओ, मास क्या होता है, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तुमने जब टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा इंक्रीज किया, तब भी तुम्हारी जो डेंसिटी है वो क्या रही, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही। मास तो क्या होता है, मास तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है। जरा कमेंट करना वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे कमेंट करना, कांस्टेंट है। तो अब आपको एक गोल्डन वर्ड बता रहा हूं। लिक्विड्स के केस में, लिक्विड के केस में जनरली जो डेंसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बहुत बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज होती है, हम उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर मैंने डेंसिटी को कांस्टेंट होती नहीं है, जनरली बता रहा हूं, मैंने मान लिया, देखो चेंज तो आ रहा है ना 0.5% का, यहाँ पे चेंज तो आ रहा है ना 2.3 का, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको नेग्लिजिबल कर रहा हूँ, मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ इसको। तो अगर मैं डेंसिटी को कांस्टेंट मानूं, मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगी, वॉल्यूम अपने आप कांस्टेंट हो गई। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं लिक्विड को क्या इनकम्प्रेसिबल कंसीडर कर सकता हूँ। इनकम्प्रेसिव, अभी आगे देखेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, अभी बस आपको ये बताया, जिसकी वॉल्यूम चेंज ना हो एक्सटर्नल फैक्टर से, वो सब्सटेंस कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। आपने प्रेशर लगाया तब भी उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हुई, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तब भी आपको उसकी वॉल्यूम में क्या मिला, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला। तो हम लिक्विड को, अजम्पशन रहेगी हमारी, थोड़ा बहुत चेंज निकल के आता है, हम लोग पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमारा लिक्विड है उसको कैसा मानेंगे, उसको मानेंगे इनकम्प्रेसिबल। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब बात सुनो ध्यान से, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में जो प्रेशर की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेंज है, जो टेम्परेचर की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेंज है, वो इतनी हाई नहीं होती। देखो ना, अरे बेवकूफों, यूजलेस फेलोज, इधर देखो जरा, तुम्हारा तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तुमने कितना इंक्रीज कर दिया। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक शायद ही जाएंगे। इधर देखो वॉल्यूम, तुमने टेम्परेचर कहां तक ले गए, टेम्परेचर ले गए 75 डिग्री सेल्सियस तक। हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में जो टेम्परेचर रेंज रहेगा कहां तक रहेगा, सिर्फ 27 डिग्री, 25 डिग्री, इस तरीके से। तो हम लोग अजम्पशन मानेंगे कि जो लिक्विड है वो कैसा कैसा बिहेवियर शो करेगा, वो इनकम्प्रेसिबल बिहेवियर शो करेगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? पूरी बात समझ में आई सबको? तो नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ताकि आप भूल ना जाओ, इन द फॉर्म ऑफ नोट। इन दिस फ्लूइड मैकेनिक्स, लिक्विड्स, सिर्फ लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, will be treated as incompressible generally। जनरली जितने भी नोट के पॉइंट में लिखवा रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एजम्पशन है, डायरेक्टली पूछेगा ऑब्जेक्टिव। चलूँ आगे, सबने नोट कर लिया इस पूरे पेज को? इज इट नोटेड बाय एवरीवन? डन, चलूँ आगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं गैसेस की। गैसेस की, बचपन में आप लोगों ने एक बहुत प्यारी सी इक्वेशन पढ़ी होगी, क्या, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पढ़ी है ऐसा कुछ कुछ? पढ़ी होगी तो भूल भाल गए होंगे। कौन सी इक्वेशन होती है ये, इस इक्वेशन का नाम क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर इसका नाम आइडियल गैस इक्वेशन है, तो ये बताओ लिक्विड पे लगा दोगे इसको, लिक्विड पे लगाओगे इसको, किस पे लगाओगे, सिर्फ गैस पे लगाओगे, गैस पे। देखो ध्यान से, यहाँ पे पी क्या रिप्रेजेंट करता है, पी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, प्रेशर। वी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, वी रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम। एन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कोई बताएगा मेरे को, एन, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या होता है यहाँ पे, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके तो नाम में ही कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। और टी क्या होता है, टेम्परेचर
इन किसमें? केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। देखो ध्यान से बात सुनो, देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब यहाँ पे कुछ मुझे हल्का सा एक केमिस्ट्री का बेसिक बताना है। जो ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, ये किसका रेशो होता है? ये रेशो होता है गिवन मास, गिवन मास जो भी आपके गैस का मास है अपॉन में उसी वाली गैस का क्या, मोलर मास। मोलर मास बोल लो या मोलिकुलर मास बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी स्पेसिफिक गैस की बात करूं, अगर मैं किसी स्पेसिफिक गैस की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन के केस में क्या मोलर मास कांस्टेंट होता है? आया ना? ऑक्सीजन के केस में क्या मोलर, मतलब किसी भी गैस की बात करूं, क्या किसी भी स्पेसिफिक गैस का जो मोलर मास है वो कांस्टेंट होगा? आया ना? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं गिवन मास को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल एम से, और जो मोलर मास है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? स्मॉल एन से। स्मॉल एन से। बेटा जिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जब आप इसको रिवाइज करोगे आपको ये समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से अभी भी शायद समझ में आ रही होंगी चीजें, हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीजें नहीं हो। ठीक है, देखो ध्यान से। सो पीवी इक्वल्स टू, अब मैं एन को क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं एन को लिख सकता हूं मोलर, सॉरी गिवन मास अपॉन में क्या, अपॉन में मोलर मास। ठीक है, इंटू आर इंटू टी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सो पीवी इक्वल्स टू एम इंटू, मेरे पास जरा बताना आर क्या है मेरे पास में, क्या आर एक कांस्टेंट है? और नीचे क्या बैठा हुआ है? नीचे भी मोलर मास एक कांस्टेंट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आर डैश से। आर डैश। जब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे ये बताना, क्या आर डैश अब एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा या स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट होगा? आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा या स्पेसिफिक? अब ये स्पेसिफिक होगा, क्योंकि आप अब किसी, मान लो लेटर सपोज, अभी तक जो आप आर यूज कर रहे थे वो किसी भी गैस के लिए था, बट आपने इस कांस्टेंट वैल्यू को किसी एक स्पेसिफिक गैस के मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो अभी भी आर डैश तो कांस्टेंट ही है, अभी भी आर डैश जो जो वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है, बट ये अब सारी गैस पे नहीं लगेगा। जिस गैस की आप बात कर रहे हो, क्योंकि आपने उसी गैस का मोलर मास यूज किया है, तो क्या बोल दोगे इसको? स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। चलो अब बाहर आओ केमिस्ट्री से। अल्टीमेटली मेरे पास इक्वेशन क्या बनी? मेरे पास इक्वेशन बनी पीवी इक्वल्स टू एम इंटू आर डैश इंटू टी। मैं वॉल्यूम को उधर लेके गया, तो पीवी इक्वल्स टू एम बाय वॉल्यूम इंटू आर डैश इंटू टी। जरा बताना एम बाय वी क्या होता है? एम बाय वी क्या होता है? डेंसिटी। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम से, सॉरी रो से। सो आर डैश इंटू टी। चलो देखो जरा ध्यान से, जब भी कंपैरिजन करना है एक को कांस्टेंट बनाऊंगा। लेट अस सपोज मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाया, ये मेरा कांस्टेंट है। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं तो जरा बताना डेंसिटी क्या होगी? थोड़ा बहुत अब दिमाग लगाओ अपना। अगर टेम्परेचर को मैं बोलूं कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज माय कांस्टेंट, और अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं तो डेंसिटी क्या होगी? साफ साफ इक्वेशन में प्रेशर और डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, लिख सकते हो। P इज प्रोपोर्शनल टू क्या, रो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी मेरी, ये ऐसा नहीं लिख सकता मैं? क्या दिक्कत है? तुम लोगों ने पढ़ा है ना कि जब भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है, तो इसको मैं हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा? आर डैश इंटू टी। क्या दिक्कत? इंटू रो। बेटा अपना विजन थोड़ा ब्रॉड रखो चीज समझने का। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है क्या निकल के आता है? एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट ऊपर तुम्हें बता के आया हूं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो मैंने आपको एक कंक्लूजन दिया कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो डेंसिटी क्या करेगी? डेंसिटी इंक्रीज करेगी। डेंसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है भाई, चलो ठीक है। वापिस से यूज करा पीवी इक्वल्स टू, पी इक्वल्स टू क्या, वापिस अगर इक्वेशन यूज करूं, P इक्वल्स टू रो इंटू आर डैश इंटू टी। चलो ठीक है, पिछली बार टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, इस बार प्रेशर को कांस्टेंट करूंगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, P अपॉन में रो इक्वल्स टू क्या, आर डैश इंटू टी। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? ठीक है, बाकी सारी क्वांटिटी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां से क्या लिख सकता हूं? वन बाय रो इज प्रोपोर्शनल टू क्या, टी। वन बाय रो इज प्रोपोर्शनल टू टी। जरा मुझे बताना, इस बार अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो मेरी डेंसिटी क्या होगी?
डेंसिटी मेरी डिक्रीज करेगी। ये तो मैथमेटिकल देखा। अब जरा प्रैक्टिकली फील करो, प्रैक्टिकली फील करो। अगर तुम गैस को एक्सटर्नल प्रेशर से दबाओगे, कंप्रेस करोगे, उसकी वॉल्यूम क्या करेगी? मैं लिखूं यहाँ पे मास इक्वल्स टू, ये तो यूनिवर्सल इक्वेशन है, मास इक्वल्स टू क्या? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है। अगर मैं गैस को, मेरे पास एक गैस है, उसको मैं अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगा के कंप्रेस करूं तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी बेटा? उसकी वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। और मास तो क्या है? मास तो कांस्टेंट है। तो ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ेगा? डेंसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा। वही तो तुमने लिखा कि जब तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे, किस में इंक्रीज मिलेगा? डेंसिटी में। ऐसा समझ सकते हो। ठीक है। मेरे पास एक गैस है, उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो मुझे बताना, अब वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे? अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। और अगर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। मास तो अभी भी कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी को क्या होना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली डेंसिटी को डिक्रीज होना पड़ेगा। वो तुम इस इक्वेशन से भी देख सकते हो। तुमने जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तुम्हें डेंसिटी में क्या मिला? डिक्रीज मिला। क्लियर? सबको क्लियर है अच्छे से एकदम? चलूं आगे? इसे नोट करो यहां से। एक मिनट, इसको लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बहुत जरूरी है। और ये क्या होगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नहीं नीचे आएगा ना ये। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, याद रखना है इसको। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यहीं पे पूछ लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो आगे। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, दैट इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट कुछ नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वेट। इसी को बोलते हैं वेट डेंसिटी। इससे पहले क्या पढ़ी थी? इससे पहले आप लोगों ने कौन सी डेंसिटी पढ़ी? मास डेंसिटी। किसका रेशो थी वो? मास अपॉन वॉल्यूम। इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? वेट डेंसिटी। तो किसका रेशो होगी? किसका रेशो होगी ये? वेट अपॉन वॉल्यूम का। एज सिंपल एज दैट। सो इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ weight of the substance to the volume of the substance, volume of that substance। चलो ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जो लोग सिविल की बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ बुक्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? गामा से। ठीक है। और कुछ कुछ बुक्स में इसको डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे पास इसके लिए दो सिंबल हैं, चाहे मैं इसको गामा से यूज करूं। हम लोग याद करो, सोयल में पढ़ते हैं ना, वेट डेंसिटी पढ़ते हो, यूनिट वेट, यही तो है वो गामा। तो हम लोग इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो गामा क्या निकल के आएगा? वेट। वेट क्या होता है जरा बताना? वेट अपॉन में वॉल्यूम। mg, बहुत सिंपल है। वेट क्या होता है? मास इनटू डेंसिटी, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में वॉल्यूम। अपॉन में वॉल्यूम। अगर आपसे इसके यूनिट्स की बात करूं, ध्यान से देखना बात,
क्या मैं वेट को रिप्लेस कर सकता हूँ फोर्स से? है ना? क्या वेट भी मेरे पास एक तरीके का फोर्स होता है? फोर्स की अगर मैं यूनिट्स लिखूं एसआई सिस्टम में, क्या लिख सकता हूं मैं? अगर मैं फोर्स की यूनिट लिखूं एसआई सिस्टम में, क्या लिख सकता हूं? न्यूटन लिख सकता हूं, न्यूटन। अगर मैं वॉल्यूम की यूनिट्स लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है बात। अगर मैं आपसे बात करूं सीजीएस के अंदर, इसको सेपरेट रहने देते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सीजीएस के अंदर, और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, सीजीएस सिस्टम, इसके अंदर जो गामा होगा वो अभी तो रेशो किसका रहेगा? फोर्स का ही रहेगा। इसके अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स को किससे? डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइन से। मैं रिपीट कर रहा हूं, सीजीएस के अंदर देखो ध्यान से, एसआई के अंदर हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? न्यूटन से। ये लिख देता हूं वरना कंफ्यूज होते फिरोगे। फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन फोर्स इज expressed in Newton in SI system, ठीक है, and force is expressed in dynes in CGS system। चलो इतनी बात समझ में आती है। नीचे कौन बैठा हुआ है? मीटर क्यूब। सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में मीटर क्यूब किसमें कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये तो बच्चों वाली बात है। मुझे एक बात बताओ, जो मुझे आपसे पूछना है, चाहे मैं एसआई सिस्टम यूज करूं, चाहे मैं एसआई सिस्टम यूज करूं, कहने का मतलब चाहे मैं फोर्स को न्यूटन से रिप्रेजेंट करूं या फिर मैं सीजे सिस्टम यूज करूं, मतलब चाहे मैं फोर्स को डाइन से यूज करूं, क्या फोर्स की जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं क्या वो चेंज होंगी या सेम रहेगी? फोर्स की जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो चेंज होंगी या सेम रहेगी? अरे वो सेम रहेगी, वो सेम रहेगी। चाहे आप न्यूटन से निकाल लो, चाहे आप उसको किससे निकाल लो? डाइन से निकाल लो। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे, देखो ध्यान से। देखो, हमने देखा कि हम लोग फोर्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स को लिख सकते हैं वेट, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है। और वेट क्या होता है? एम इंटू जी। ठीक है बात। अगर मैं मास की फंडामेंटल यूनिट अभी आपको बताइए क्या होती है, किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं मास को? मैं मास को रिप्रेजेंट करता हूं किससे? केजी से। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मैं उसको क्या लिख सकता हूं? उसको मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ फंडामेंटल में तो मैं केजी को रिप्रेजेंट करूंगा एम से। मीटर को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं मीटर को रिप्रेजेंट करूंगा एल से। और मैं सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? सेकंड को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ जरा बताना। सेकंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से, तो टी की पावर टू, टी की पावर टू। तो और अल्टीमेटली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्या निकल के आएगा? ये m इंटू एल इंटू टी माइनस टू। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है आपका। तो अगर फोर्स की आपको डायमेंशन लिखनी है तो ये तरीका होता है, इसको ध्यान रखना। अभी आपको आज बता दिया क्योंकि मुझे इस पे आगे काम है। ठीक है बात। तो ये तो सिर्फ किसकी निकल के आई? ये तो आपने फोर्स की फंडामेंटल या डायमेंशन लिखी है। चाहे आप इसको किसमें लिख लो, चाहे ये न्यूटन हो उसके लिए भी सेम रहेगी, चाहे ये डाइन हो उसके लिए भी सेम रहेगी। क्यों बेटा? न्यूटन और डाइन तो एक सिस्टम है फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट, ध्यान से बात सुनो, अगर फोर्स को मैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में रिप्रेजेंट करूं तो उसके सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज होगा, क्या उसकी डायमेंशन में फर्क पड़ेगा? जैसे मान लो मेरे पास एक लेंथ है, मेरे पास एक लेंथ है, चाहे मैं इसको मीटर में रिप्रेजेंट करूं, चाहे मैं इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करूं, आएगी जो क्वांटिटी वो तो लेंथ के टर्म्स में आएगी ना। ऐसा तो है नहीं, अगर मैं मीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो लेंथ मिलेगी, लेकिन अगर मैं सेंटीमीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे सेकंड मिलेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। तो फोर्स की जो फंडामेंटल क्वांटिटी आपके सामने लिखी है ना, फंडामेंटल यूनिट्स, दिस, ये सेम रहेगी चाहे आप फोर्स को न्यूटन में लगाओ चाहे आप फोर्स को डाइन में लगाओ। ठीक है। हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे गामा की। तो गामा क्या होगा? गामा के लिए आपने फोर्स की निकालनी, कितनी आएगी फोर्स की? एम इंटू एल टी माइनस टू। नीचे क्या बैठा हुआ है जरा बताना, नीचे क्या बैठा हुआ है? नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा एल क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर है या मीटर क्यूब है उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको बताया चाहे मीटर क्यूब है चाहे सेंटीमीटर क्यूब है, नीचे क्या आएगा? एल क्यूब आएगा। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? तो एम, एल की पावर एक ऊपर है, तीन नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस टू।
और T-2। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखना है। और ये कैसे आता है आपको पूरा डिटेल में निकाल के बताया। मुझे बताओ कोई डाउट यहाँ तक किसी को? डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक वेट बोल लो, या फिर क्या बोल सकते हो, वेट डेंसिटी बोल सकते हो। जितने लोग क्लास में बैठे हैं मुझे बताओ कोई डाउट किसी को? मुरसलिम गुल, बेटा आपको क्लियर है? ईमानदारी से क्लियर है, बस यस लिख रहे हो? क्योंकि अगर अभी भी डाउट नहीं पूछा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप। बाकी लोग, आकाश, विक्रांत, साजिद, नीरज, आमिर, सिमरन, क्लियर है? चलो बढ़िया। देखो, इसको नोट के फॉर्म में रखना। देखो ध्यान से, अभी हमने देखा कि जो फोर्स है वो क्या लिखते हो आप लोग, मीटर इंटू क्या लिखोगे, एम इंटू जी लिखोगे, मास इंटू क्या, ग्रेविटी। ठीक है। देखो, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इसी को मैं अगर एसआई यूनिट्स में एक्सप्रेस करूं तो मैं इसको न्यूटन बोलता हूँ, न्यूटन। अब हम लोग न्यूटन और किसमें, डाइन में रिलेशन निकाल रहे हैं। चलो देखो, अगर मुझे सेम फोर्स लिखना है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ इसमें कोई दिक्कत किसी को? मैंने मास को लिखा केजी में, और जी को किस में लिखा, जी को लिखा मैंने किसके अंदर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, ये टर्म मुझे रिप्रेजेंट करती है क्या, न्यूटन रिप्रेजेंट करती है। ये टर्म क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं न्यूटन। दिस होल टर्म इज न्यूटन। चलो कन्वर्ट करो इसको। अगर मैं केजी को सीजीएस में कन्वर्ट करूं क्या निकल के आएगा, अगर मैं केजी को सीजीएस में कन्वर्ट करूं क्या निकल के आएगा, क्या लिख सकता हूं, 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स इनटू, अगर मैं मीटर को कन्वर्ट करूं सीजीएस में क्या निकल के आएगा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन में जरा सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना सीजीएस में क्या निकल के आएगा। बेटा आप जब कन्वर्ट करोगे मीटर को तो 100 सेंटीमीटर आएगा ना। हम इस यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम इस यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेकंड तो, जो सेकंड है वो तो एम एस आई के अंदर भी सेकंड है, और जो सीजीएस है उसके अंदर भी सेकंड है, तो सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जरा इसको इकट्ठा किया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 10⁵ इंटू ग्राम इंटू सेकेंड अपॉन में क्या, सेकेंड स्क्वायर। जरा बताना मेरे को, ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस के अंदर हम फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीजीएस के अंदर हम लोग फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपको बताया ना ऊपर देखो, फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन डाइन इन सीजीएस सिस्टम। तो ये सारा का सारा सिस्टम कैसा है, वो सिस्टम जिसमें ग्राम होता है, जिसमें सेंटीमीटर होता है, कौन सा सिस्टम होता है वो सीजीएस सिस्टम होता है। तो यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला क्या, कि ये क्या था मेरे पास में, ये मेरे पास में था 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या, 10⁵ और ये क्या है, ये 1 डाइन है। तो डाइन, ध्यान रखना इसको। हाँ भाई, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। देखो, हमारे पास में जो स्पेसिफिक वेट या गामा होता है वो क्या होता है, आपने क्या लिखा है इसको, वेट अपॉन में वॉल्यूम। ध्यान से देखते रहना, वेट क्या लिखा आपने, मास इंटू जी अपॉन में क्या, अपॉन में वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी। डेंसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, जी से। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो स्पेसिफिक वेट है, ये जो वेट डेंसिटी है, ये किसके बराबर निकल के आई, ये निकल के आई डेंसिटी इंटू जी। चलो बहुत बढ़िया बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई, जो ये डेंसिटी है, ये कौन कौन से दो पैरामीटर पर डिपेंड करती है,
जो डेंसिटी है ये कौन कौन से दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और प्रेशर पे डिपेंड करती है। कोई दिक्कत नहीं है। जरा मुझे बताना कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मैं सेम फ्लूइड को अर्थ से मून पे ले जाऊं, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगी? नहीं सेम रहेगी। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जो ये स्पेसिफिक वेट है ना, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, वेट डेंसिटी भी बोल रहे हो, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे तो डिपेंड करती है, क्योंकि इसकी टर्म में डेंसिटी बैठा हुआ है यहाँ पे। ये साथ साथ और किस पे डिपेंड करती है? ये साथ साथ लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। अगर मेरे पास पानी या अर्थ पे प्रेजेंट है, अर्थ, पहले तो ये बताओ, क्या पूरे अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कांस्टेंट होती है? क्या पूरे अर्थ के सरफेस पे, पहली बात तो वो अर्थ पे कांस्टेंट नहीं होती। मून को तो साइड में रखो, मून को तो भूल जाओ। बट अगर मैं सेम पानी को अर्थ से उठा के मून पे ले जाऊं, तो क्या दोनों टेम्परेचर और प्रेशर सेम है? जब भी कंपेयर करोगे ना, जिस क्वांटिटी को कंपेयर करोगे सिर्फ वही वेरिएबल रखोगे। मान लो तुम लोग लोकेशन को कंपेयर कर रहे हो, जब तुम लोग लोकेशन को कंपेयर कर रहे हो अर्थ और मून, तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या बनाओगे? सेम बनाओगे। अभी मान लो मेरे पास एक गिलास ऑफ, मान लो मेरे पास इसमें पानी है कटोरी में, ये कटोरी में जो पानी है इसका टेम्परेचर x, इसका प्रेशर y है, ठीक है, ये अभी अर्थ पे है। इसी कटोरी को मैं मून पे ले गया, टेम्परेचर अभी भी x है और प्रेशर अभी भी y है, बट क्या फिर भी इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रहेगी? सॉरी, स्पेसिफिक वेट कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने क्या चेंज कर दिया इसका? तुमने भले ही इसका प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा, तुमने इसकी लोकेशन चेंज कर दी, लोकेशन चेंज कर दी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि जो ये स्पेसिफिक वेट है, ये वेट डेंसिटी है, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये प्रेशर पे डिपेंड करती है, और ये साथ साथ किस पे डिपेंड करती है? ये साथ साथ लोकेशन पे भी डिपेंड करती है, लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। अब आपको बताता हूँ एक मजेदार बात। फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जो लोकेशन पे भी डिपेंड करे, वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे वेट, मुझे बताना, किसी फ्लूइड का वेट अर्थ पे अलग होगा और मून पे अलग होगा क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे अलग होगा और उसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? मून पे अलग। क्यों? वेट क्या होता है? वेट मास इंटू जी